हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। देखिए, आज हम कल हमने सीखा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और इसका इंट्रोडक्शन। आज इसको हम रिवाइज करेंगे। हमने ये देखा था कि ये जो 4 × 9 है, तो यहाँ पे आपने 4 डॉट लगाए हैं। इसको बोलेंगे हम रो वाइज 4 है और इसको बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम 9 है, 4 रो और 9 कॉलम। इसके टोटल डॉट्स यदि हम गिनते हैं तो हमको इनका मल्टीप्लिकेशन पता चल जाता है कि ये 36 डॉट्स हैं। ऐसे ही 5 × 7, तो ये रो वाइज 5 हैं और कॉलम वाइज। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये भी अपन रिवाइज कर चुके हैं। इसमें संख्या यदि बढ़ाते हैं तो ये यहाँ पे संख्या बढ़ गई, m × n था, फिर m+2 और n+3 हो गया और इनका मल्टीप्लिकेशन निकाला है। मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आपको ये दे रखा है कि हम इनको रो वाइज और कॉलम वाइज गिनते हैं और इस तरह से हमको ये मार्क्स मिलते हैं। फिर और आपको बता रखा है कि इनके जो मल्टीप्लिकेशन है, अभी तक आपने क्या किया है, कांस्टेंट नंबर से 4 × 3, 5 × 6 इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन सीखे हैं। अब हम एल्जेब्रिक सीख रहे हैं, मतलब एल्जेब्रा। एल्जेब्रा मीन्स कोई वेरिएबल ABC, XYZ या इस तरह की कोई संख्या यहाँ पे आ जाती है। इन्हीं मल्टीप्लिकेशन से हम किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला हमको पता है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है L × B, वेयर L इज द लेंथ। तो इस फार्मूले से हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। उसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है इन्होंने L+5 यदि लेंथ है और B-3 यदि उसकी ब्रेड्थ है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पे जो आएगा वो उसका एरिया होगा। फिर यदि हमको वॉल्यूम फाइंड करना होता है, कैन यू थिंक अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम यदि फाइंड करना होता है तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है द वॉल्यूम ऑफ अ रेगुलर बॉक्स। मतलब बॉक्स कैसा होता है, उसमें 3 साइड होती है। अभी आपके पास जो रेक्टेंगल है उसमें लंबाई, लेंथ और ब्रेड्थ है, लेकिन वॉल्यूम जो होगा तो आपको कोई चीज़ भरना है, मान लो पानी भरने के लिए चौकोर टंकी है तो उसमें उसकी हाइट भी चाहिएगी। तो इसमें हमारे पास में 3 यूनिट होती हैं। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द इट्स लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। इन 3 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लिकेशन यूज़ किया। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन यूज़ कहाँ किया है, यहाँ पे किया है कि 1 डज़न कोई चीज़ है तो हम किसी चीज़ की कीमत निकाल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने डज़न बताया है कि P रुपीज़ है। यदि 1 डज़न बनाना की कीमत है तो Z डज़न की कितनी होगी, तो P × Z निकाल दिया हमने। ये P × Z से हमको मिल गया। जैसे आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, मान लो कोई एक पीस जो है 30 रुपीज़ में आता है और आपको 5 खरीदना है, तो आप क्या करोगे, 5 × 30 जो आएगा उतना अमाउंट टोटल होगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन तो करते आए हो और ये सवाल आप करते हो। इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशंस जब हम बाज़ार में जाते हैं तो हम करते हैं। मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी, सब्जी खरीदने गए हम, तो सब्जी वाले ने हमको यदि कहा कि 1 पाव सब्जी हमारी 20 रुपए की है और आपको लेना है आधा किलो, तो आप क्या करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हो कि यदि 1 पाव सब्जी आ रही है 20 रुपए की, तो आधा किलो में कितने पाव हुए, आधा किलो में 2 पाव हुए। तो आप क्या करोगे, पहले पाव से आधा किलो में कन्वर्ट करोगे और फिर उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी प्राइस का। तो आपको क्या मिल जाएगा, आधा किलो हो जाएगा 2 पाव और 2 पाव का मल्टीप्लिकेशन करोगे उसकी 1 पाव की कीमत से जो कि 20 रुपए है, तो 20 × 2, इस तरह से आपको आधा किलो सब्जी की कीमत मिल जाएगी 40 रुपये। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चंस करना होते हैं वो हमें मौखिक करना होते हैं, इसलिए मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ। क्योंकि देखिए, अब जब हम सब्जी मंडी में जाते हैं,
या बाज़ार में चीज़ लेने जाते हैं तो हम अपने हाथ में कागज़ पेन कलम लेकर नहीं जाते हैं। हमको वहाँ पे मौखिकी क्वेश्चन करना होते हैं तो हमारा गणित इतना अच्छा होना चाहिए कि हम वहीं पे देख सकें। कई बार क्या होता है, हमको किलो से भाव बताया जाता है, सब्जी का भाव। मान लो उन्होंने कहा कि ये सब्जी जो है 60 रुपये किलो है, तो 60 रुपये किलो है और आपको लेना है 1 पाव, तो क्या करोगे आप? कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है कि दुकान में मांगे उतने दे दिए। आप अपने आप कैलकुलेशन करो, वहाँ पे आप ज़ोर से बोल के भी नहीं करोगे, आपको मन में कैलकुलेशन करना है। तो आप क्या करोगे कि 1 किलो में 4 पाव होते हैं और आपको लेना है 1 पाव। तब हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। 60 रुपये की सब्ज़ी 1 किलो के हिसाब से मिल रही है आपको, और 1 किलो में होते हैं 4 पाव, आपको लेना है 1 पाव। तो आप 4 से 60 को डिवाइड करोगे। जब डिवाइड करने पर जो राशि आएगी वो 1 पाव की होगी, तब आप उतने रुपए दोगे। तो ये कैलकुलेशन आपको करना आनी चाहिए, ठीक है। तो यही छोटी छोटी कैलकुलेशंस हम यहाँ पे अभी सीखेंगे। देखो अब ये सब मैं रिवाइज करवा रही हूँ क्योंकि हम ये वाले जो सवाल हैं तो हम सब कल कर चुके हैं मल्टीप्लिकेशन की। आज हमको एक्सरसाइज करना है 9.2। ये यहाँ पे आपको लेंथ का फार्मूला यूज़ करके ये जो टेबल दी गई है इसको आप खुद भरें। देखिए मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बतला दिया था, कल सिखा दिया था। ये सॉल्व्ड एग्जाम्पल 3 है। कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विथ गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमारे पास फार्मूला ये है, फार्मूला होता है A = L × D, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो अब यहाँ पे इनको लेंथ दे दी है और ब्रेड्थ दे दी है और आपको एरिया बताना है। ये मल्टीप्लिकेशन कल हमने सीख लिया था, ठीक है। अब इस सवाल पे हम फिर से आएंगे। अभी यहाँ पे ये आपको सॉल्व दे रखा है इसलिए मैं आपको इसको दिखा देती हूँ। फिर आपको उन्होंने इसको एक टेबल और दी है, इसमें वॉल्यूम पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ ईच रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ गिवन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिए तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम इन्होंने यहाँ पे निकाल के दिखाया है, इनका मल्टीप्लाई करके। ये मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी कल देखा था अपन ने कि इसके साथ के जो कांस्टेंट है उनको निकाल के अलग रख दिया हमने और बाकी बची हुई चीज़ को अलग रख दिया। अब हम देखेंगे कि क्या इनमें कुछ लाइक है, लाइक मतलब एक जैसा है, तो एक जैसा कुछ भी नहीं है। फिर देखा कि A है यहाँ पे, B है यहाँ पे, C है यहाँ पे, तो ABC को एक साथ कर दिया। X है यहाँ पे, Y है यहाँ पे, Z है यहाँ पे, तो इनको एक साथ कर दिया। ऐसे ही सेकंड में देखो ये हमको मेन मल्टीप्लिकेशन देखना है। तो मल्टीप्लिकेशन में m² n, n² p, p² m, इनको सब ने किया। अब सेम जो थे उनको हमने एक साथ किया, m² × m, n × n², p × p², और सबकी पावर 3 आ रही है 2। तो ये कैसे आई है ये मैं आपको बताती हूँ अभी, उसके बाद हम सवाल करेंगे। देखिए आपने पिछली क्लास में या तो पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़ा हो तो आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला आपको जब तक गणित पढ़ोगे तब तक याद रखना है, क्योंकि हर जगह आपको ये बताया नहीं जाएगा। इसको समझो पहले। a⁴m इंटू, ये जो साइन है ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, लेकिन कई जगह हम जगह बचाना होती है या बार बार ऐसा नहीं लिखना होता है, या फिर क्या होता है जहाँ x आ जाता है तो हमने ऐसा x लिखा, ऐसा मल्टीप्लाई, तो हम ये कई बार अच्छे से यदि नहीं लिखें तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये x है या ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डॉट लगा देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल की कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम डॉट का यूज़ मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे। हमारे पास ये जो साइन है
इसको शॉर्ट में हम डॉट भी लिखते हैं, ठीक है। या तो ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, इसका मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन। तो इसको मैंने इसलिए डॉट लगा के लिखा था, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n बराबर होती है ए टू द पावर m प्लस n के। ये कल भी मैंने बताया था कि m प्लस n कैसे होता है, आज उसका रिटर्न बता रही हूँ मैं। a हमारे पास यदि कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब ABC या XYZ जैसी संख्या जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, कल आपको वेरिएबल की डेफिनेशन भी बताई थी। और mn कांस्टेंट है, मतलब 1 2 3 4 में से कोई संख्या है। तब ये देखना है हमको कि यदि यहाँ पे a और a मतलब एक जैसा वेरिएबल है और इसकी ये कहलाती है पावर, पावर यदि अलग अलग है तो इसको दोनों वेरिएबल को एक करके हम लिख सकते हैं और दोनों एक ही जगह हम एक बार a लिखेंगे और ऊपर की पावर को ऐड कर देंगे। ये इसका फार्मूला है। तो ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे अभी, इसलिए आपको ये याद रखना है। दूसरा फार्मूला है यदि ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, यदि ये डिवाइड में है। यदि ये डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर जो होती है, इसकी पावर m इसकी पावर n, तो प्लस नहीं होके माइनस हो जाएगी और दोनों a की जगह हम एक ही बार a लिखेंगे। तो a टू द पावर m माइनस n, इसको फार्मूले जैसा याद करना है। a टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n इक्वल होता है a टू द पावर m प्लस n के, या a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इक्वल होता है a टू द पावर m माइनस n के। इसका एक और फार्मूला होता है a की पावर m और उसके ऊपर एक और पावर आ गई n। यदि इस तरह की पावर आ जाती है तो यहाँ पे पावर जुड़ेगी नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। मतलब एक पावर एक बार है, उसके ऊपर एक पावर और लग गई, तो a की पावर m इंटू n होगी। ये तीन फार्मूले हम अभी इस वाले एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे, इसलिए इनको आप लिख लो अलग से और याद कर लो। यहाँ पे a वेरिएबल और m और n कांस्टेंट है, ये पूरा आपका फार्मूला है, इसको आप कॉपी में नोट कर लेना। अब हम क्या करते हैं, देखो एक्सरसाइज में आपको क्या दिया है वो देखो। एक्सरसाइज दी है आपको 9.2, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। ये सारे मोनोमियल्स हैं, सिंगल संख्या है ये। इनका मल्टीप्लिकेशन देखो कैसे करना है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, 4 और 7p। आपको जो बुक में दिया है यहाँ पे कॉमा लगाया है। 4 इंटू 7p, आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करना है। इनका प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट के लिए हम ये साइन यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया था 4 इंटू 7p ऐसा भी लिख सकते हैं। लेकिन ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि यहाँ पे जो पॉइंट है वो डेसिमल नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि यदि हमको 4.7 लिखना होगा तो हम ये पॉइंट थोड़ा सा नीचे लगा के लिखते हैं 4.7, और यदि हमको मल्टीप्लाई में लिखना है थोड़ा ऊपर लगाते हैं और थोड़ा सा बड़ा और डार्क कर देते हैं। डेसिमल इतना छोटा सा होता है और मल्टीप्लाई का साइन थोड़ा सा इस तरह से बड़ा करते हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 4 इंटू 7p। फिर हमने सीखा था कि यदि इस तरह से हमारे पास कोई मोनोमियल्स हैं तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट संख्या को अलग कर देते हैं और वेरिएबल्स को अलग कर देते हैं। सारे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाता है और वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास 4 इंटू 7p है, तो 4 और 7 को अलग कर दिया, p को अलग कर दिया। 4 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28, और p के साथ दूसरा और कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही रखा जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगली संख्या आपको दे रखी है -4p और 7p, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे -4p इंटू 7p, या हम इसको डॉट वाले में लिखें तो -4p इंटू 7p ऐसा भी लिख सकते हैं। मैं दोनों तरह से इसलिए लिख रही हूँ कि आपको जब कभी ऐसा देखना को मिले, कभी हम एक ही जगह लिखेंगे तो ऐसा नहीं लिखे, यदि ऐसा लिखें तो आप समझ जाएं कि मैंने क्या लिखा है। तो ये संख्या जो है वो इसके बराबर है।
अब हमने क्या किया, इसमें भी कांस्टेंट टर्म्स अलग कर दी, -4 कांस्टेंट यहाँ लिख दिया और 7 कांस्टेंट यहाँ लिख दिया, और बची हुई वेरिएबल टर्म्स यहाँ लिख दी। -4 का 7 में मल्टीप्लाई किया, 7 × 4 हो जाएगा 28, और माइनस एक बार आया है तो ये माइनस आएगा। इनको जब हम हल करते हैं तो हम इसको इस तरह से करें कि -4 को -1 × 4 लिखें और 7 को +7 लिखें। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, 7 और 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो संख्या आ जाएगी। अब -1 और +1 का होगा। यदि एक संख्या माइनस और एक प्लस है तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का साइन आता है। यदि दोनों संख्या माइनस की होती है तो मल्टीप्लाई करने पर प्लस का साइन आता है, और दोनों संख्या यदि प्लस की होती है तो भी प्लस का साइन आता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब इसको चाहो तो मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। मल्टीप्लाई करते वक्त -1 और -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा +1, +1 और +1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा +1। लेकिन आगे माइनस हो या पीछे माइनस हो, आगे माइनस हो या पीछे माइनस हो, एक माइनस और एक प्लस का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। अब हमारी संख्या में आगे माइनस हो या पीछे हो, छोटी में हो या बड़े में, यहाँ तो मैंने संख्या 1 ही ली है, लेकिन यदि संख्या कोई है तो उन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने इसको आपको सेपरेट करके इसलिए बताया कि आप चिन्ह का हमेशा ध्यान रखें। तो अपन ने इसका माइनस अलग कर दिया, तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई 28, -1 और +1 का मल्टीप्लाई -28। अब p का p में मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या आएगा, p का p में मल्टीप्लाई। वो देखने के लिए हम फिर से इस फार्मूले पे आते हैं। हमने देखा था कि यदि नीचे का वेरिएबल सेम है और उसकी पावर अलग अलग हो या फिर सेम भी हो सकती है। देखिए, a की पावर m और a की पावर m, दोनों की पावर यदि सेम होगी तो भी क्या होगा, a की पावर हो जाएगी m + m, मतलब वो 2 बार आ जाएगा। तो यदि सेम है तो भी, यदि सेम नहीं है तो भी आपको उसकी पावर क्या करना है। तो इस तरह से आपको यहाँ मिलेगा -28, और p की पावर 1 और p की पावर 1, दोनों पावर जुड़ गई, 1 + 1 2, और p आएगा एक ही बार, हो जाएगा p²। ये p² कैसे आया ये आपको ध्यान रखना है और ये फार्मूले याद करना है। अब देखिए, इसके ऊपर डिपेंड ये सारे क्वेश्चंस हैं। अपन ने फर्स्ट वाला किया, सेकंड वाला किया, थर्ड भी वैसा ही है, फोर्थ भी वैसा ही है, फिफ्थ भी वैसा ही है। तो ये क्वेश्चन बचे हुए 3 जो हैं ये आपको करना है। आप करिए, यदि कुछ प्रॉब्लम आती है, नहीं समझ में आता है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, अपन करते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अपना है उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ्स एंड ब्रेड्थ्स रिस्पेक्टिवली। एक ब्रैकेट में जो है वो एक सवाल की संख्या है। पहले वाली संख्या को लेंथ, बाद वाली संख्या को ब्रेड्थ मानते हुए आपको एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है। मतलब आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। आपको इंटू है मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। तब देखिए, हम ये मानेंगे कि लेंथ p है और ब्रेड्थ q है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम इस फार्मूले से, L = L × B। L है p और B है q, तो p × q ये हो जाएगा pq। जब भी हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसके बाद हमको उसकी यूनिट लिखना होती है। अब इस सवाल में तो आपको यूनिट दे नहीं रखी है, लेकिन आप अपनी आदत रखें कि हमको यूनिट लिखना है। जब भी एरिया फाइंड करेंगे यूनिट लिखना है। जब हमारे पास कोई यूनिट नहीं होगी तो हम स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। स्क्वायर यूनिट मतलब यहाँ पे 2 लंबाइयों का गुणा हुआ है तो लंबाई का लंबाई में गुणा हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर। और यूनिट में आपका मिलीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। तो जो भी यूनिट इनकी होगी वो यूनिट यहाँ पर आएगी। ऐसे ही देखो, इसका
सेकंड तो सेम ऐसा ही है। थर्ड वाला देखो, थर्ड में आपको क्या दिया है, लेंथ 20x²। मतलब आपको जो सवाल लिख के दिया है वो ऐसा दिया है उन्होंने 20x² और 5y²। तो मैंने आपको बोला था जो ब्रैकेट में दिया है वो एक पूरे सवाल की संख्या है, इसको हम L मानेंगे, इसको हम B मानेंगे। तो हमने माना कि लेंथ इसकी जो है 20x² है, जिसको L कहा है, ब्रिड्थ 5y² है, इसको B कहा है। एरिया का फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ऊपर मैंने पूरा लिख दिया है, नीचे शॉर्ट में लिखा है। तो A बराबर L इंटू B, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रिड्थ। ये है 20x² इंटू 5y²। अब 20 और 5 कोफिशिएंट है, इसको हम अलग करेंगे। 20 इंटू 5 इंटू वेरिएबल्स को हमने अलग कर दिया, x² इंटू y²। अब 20 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 100, और x² और y² आपस में ये लाइक टर्म्स नहीं है, x अलग है y अलग है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो हम इनका मल्टीप्लिकेशन ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो आ जाएगा 100x² y²। ये भी हमने एरिया फाइंड किया है, तो इसके आगे हम यूनिट लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 100x² y²। इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। यदि आपको मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर पता है तो आप स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर मीटर इस तरह से लिखेंगे। आपको सवाल समझ में आ रहे हैं? आपको इसी तरह से आगे के सवाल भी करना है। अब देखिए अपन इस पे आते हैं, इस टेबल पे आपको ये जो सॉल्व क्वेश्चन दिए इन्होंने, इसमें 3x और 5y का मल्टीप्लाई करके 15xy एक एरिया निकाल रखा है। बाकी के 4 आपको निकालने को दिए हैं, तो ये आप खुद निकालेंगे। 9y और 4y², इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू 4 यहाँ आ जाएगा, और y इंटू y², तो y की पावर 1 और y की पावर 2, तो y की पावर 1 + 2 हो जाएगी 3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे y³। ऐसे ही यहाँ पे 4 इंटू 5 हो जाएगा, a की पावर 1, b की पावर 1 + 1 2, तो लिखेंगे b², और यहाँ पे c। ये वाला आपको खुद को भरना है। आप पेंसिल से भरेंगे यदि बुक में भर रहे हैं तो, या फिर कॉपी में इसको उतारें और कॉपी में भर के रखें। ये जितने अनसॉल्व में आपको दे देते हैं क्वेश्चन, वो भी आप लोग हल किया करो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हमारे पास अगला जो दे रखा है क्वेश्चन, उसमें उन्होंने वॉल्यूम फाइंड करने को दिया है। अब वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है, वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो आपको जिस भी बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है, 3 लंबाइयों का गुणा करना है, मतलब 1, 2 और 3 संख्या रहेगी, कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 1, 2, 3 दिए हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन मैं आपको अभी बता देती हूँ। तो देखिए ये आपको दे रखा है पहला, 4 का पहला, इसमें संख्या दी है 5a, मतलब इसको हम मान लेंगे लेंथ। फिर है 3a² और एक है 7a⁴। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, वॉल्यूम का फार्मूला हमने लिख लिया है, अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेंथ को L, तो L हो जाएगी 5a। फिर ब्रेड्थ को लिख रहे हैं B, ये हो जाएगी 3a², और हाइट को लिख रहे हैं H, ये हो जाएगी 7a⁴। अब क्या करेंगे, हम इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। फार्मूला हमारा एक बार फिर से लिख लेते हैं, L इंटू B इंटू H, 5a इंटू 3a² इंटू 7a⁴। पहला काम क्या करना है, सारे कांस्टेंट अलग, सारे वेरिएबल अलग। 5 इंटू 3, देखिए ये अपन ने अलग अलग छांट के निकालना कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है, कल सीख लिया था, तो अब हमको सवाल करने में आसानी हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स लिखेंगे। तो पहला वेरिएबल क्या है, a,
दूसरा वेरिएबल है ए स्क्वायर, तीसरा वेरिएबल है ए टू द पावर 4। ये कांस्टेंट का एक साथ मल्टीप्लाई और इन सब का एक साथ मल्टीप्लाई। कांस्टेंट हो जाएगा 5 इंटू 3 15। अब 15 इंटू 7 ये मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से क्या होता है। यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला ए स्क्वायर ए टू द पावर 4। अब आपको क्या करना है, अपना जो फॉर्मूला था ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n बराबर होता है ए टू द पावर m प्लस n। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 3 संख्या आ गई, हम क्या करें। तो अब इसी फार्मूले में क्या करेंगे, हम एक संख्या को और बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक मल्टीप्लाई कर देंगे ए टू द पावर r, m n और r कर दी। तो यहाँ पर भी हमारे के पास क्या हो जाएगा, इसकी पावर प्लस r जुड़ जाएगी। या तो हम ऐसा करेंगे, या तो हम क्या करेंगे 2 का कर लेंगे फिर एक बार करेंगे। तो हम ऐसा करने के बजाय ये करते हैं कि हमारे पास 3 संख्या हो, 4 हो या उससे ज़्यादा हो। मतलब हमारा फार्मूला ए टू द पावर m, ए टू द पावर n, ए टू द पावर p, ए टू द पावर r, ए टू द पावर q, कितनी भी संख्या हो हमको क्या करना है, नीचे का एक ही बार लेना है, ऊपर की सारी संख्याओं को जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा m प्लस n प्लस p प्लस r प्लस q, और इन सबको जोड़ देंगे और जो आएगा वो एक ही पावर हो जाएगा। इस तरह से आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हुआ है, m n p यदि हम रखते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हमारा m हो गया, ये n हो गया, ये p हो गया। या मैंने यहाँ r लिखा था तो उसको r भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7। तो इस ये आ रहा है 7, मतलब आप इसको लिख सकते हैं ए टू द पावर 7। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना, एक मिनट, ये जो वेरिएबल है उसको बड़ा लिख के पावर को छोटा लिखना और ऊपर लिखना। यदि आपने अभी जैसे मेरा लिखा गया था इसमें a और 7 लिखा तो ये गलत हो जाएगा, ऐसा आपको कभी भी नहीं लिखना है। जो वेरिएबल है वो बड़े लेटर में नीचे आएगा और उसके ऊपर ये एक मन में एक लाइन सोच के रखना, इस लाइन के ऊपर आपका पावर आना चाहिए। इसको फिर हम सही पढ़ेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई क्या आया था हमारा, इसका मल्टीप्लाई करने पे आया था 105। तो हम इसको लिख देंगे 105 इंटू ए टू द पावर 7। अब 105 ए टू द पावर 7 क्या है, इसका वॉल्यूम। अभी आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर यदि हम करते हैं या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो स्क्वायर यूनिट लिखते हैं। यहाँ पे हमारी जो यूनिट आएगी वो क्यूब यूनिट आएगी। क्यूब यूनिट क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने लंबाई का 3 बार गुणा किया, 1 2 3, तो उसको बोलते हैं क्यूब यूनिट। तो वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूब में होती है। तो इस तरह से हमको वॉल्यूम फाइंड करना है और आपको बाकी के जो सवाल हैं उनको करना है। देखिए यहाँ पे एक और टेबल दे रखी है, इस टेबल को अभी आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये फर्स्ट मोनोमियल, ये सेकंड मोनोमियल है, आपको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाना है। तो टेबल कैसे होती है ये भी देखना आपको आ जाएगा। आपका जो ये जैसे ये इन्होंने 2x का 2x में मल्टीप्लाई यहाँ लिखा, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना, इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना और इसका इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना। तो ये टेबल भी आपको पूरी करना है। ये एरिया फाइंड करने की टेबल है। तो ये सारे क्वेश्चन आप करो, ये एक्सरसाइज आपकी पूरी होती है। आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप पूछो और अच्छे से पढ़ाई करो।